आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट पार्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड का पार्ट 2। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताए थे और फिस्कल पॉलिसी की हेल्प से कैसे गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, वो मैंने उस वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज एक बार उस वीडियो को भी जरूर देखें। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, प्लीज उसको जरूर चेक करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज के टॉपिक में हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। देखिए इसमें हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज इम्प्लीमेंटेड एंड फॉर्मुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता है कि हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? हमारा सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस पॉलिसी को कौन फॉर्मुलेट करता है? आरबीआई, और इसको इम्प्लीमेंट भी आरबीआई करता है। इस पॉलिसी का मेन मोटिव क्या है? इस पॉलिसी के मीनिंग में आप क्या लिख सकते हैं? द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, विद रिगार्ड टू कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ मनी एंड क्रेडिट। देखिए इस पॉलिसी के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो मनी का वॉल्यूम है, जो क्रेडिट का वॉल्यूम है, उसको हम रेगुलेट करते हैं। हमारी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, ये कौन डिसाइड करती है? हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी फॉर टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ इंस्ट्रूमेंट है, जिन इंस्ट्रूमेंट्स और जिन मेथड को यूज करके गवर्नमेंट और आरबीआई क्या करते हैं कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं इकोनॉमी में। देखिए इन मेथड्स में दो मेथड इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखे हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स। इनको हम बोलते हैं जनरल मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। इनमें देखिए आपके पास 4 मेथड है जिनको हम यूज करके आरबीआई क्या करती है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। सबसे पहले क्या आता है? बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट एक रेट है जो डिसाइड कौन करता है? आरबीआई। एट विच रेट कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। इस रेट के अकॉर्डिंग, इस इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक क्या करेगा? आरबीआई से लोन लेगा और जितना भी उस पर इंटरेस्ट लगेगा उस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट। जो इंटरेस्ट होता है वो किसको पे करना पड़ता है? कमर्शियल बैंक को। जितना भी लोन वो आरबीआई से लेंगे उसमें जो जितना इंटरेस्ट पे करेंगे वो किस रेट के अकॉर्डिंग देंगे? बैंक रेट के अकॉर्डिंग। इस मेथड से गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है मनी सप्लाई, वो एक बार देखिए कि अगर पहली सिचुएशन है कि अगर बैंक रेट क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। बैंक रेट इंक्रीज हो रहे हैं तो बैंक रेट इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि कमर्शियल बैंक कम लोन लेंगे आरबीआई से, और कमर्शियल बैंक के पास अगर कम पैसा है तो वो आगे पब्लिक को भी कम लेंडिंग करेंगे। ओके, उससे क्या होगा? डिक्रीज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होगी? डिक्रीज होगी। देन हम बात करते हैं कि अगर बैंक रेट क्या होंगे? डाउन होंगे, कम होंगे, तो उससे क्या होगा? कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन लेंगे। अगर कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसे हैं तो वो ज्यादा आगे पब्लिक को लोन देंगे। उससे क्या होगा? मनी सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज होगी। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, बैंक रेट। बैंक रेट को यूज करते हुए बैंक क्या करते हैं? मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। सेकंड पॉइंट इज कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो इज द proportion of the total deposit of the commercial bank which they must keep in as a cash reserve in the RBI। देखिए एक रिजर्व क्रिएट करते हैं हर एक कमर्शियल बैंक, वो रिजर्व वो कहाँ पे डिपॉजिट करते हैं? आरबीआई में। ये एक रिजर्व है। रिजर्व बनाया जाता है कि अगर बाय चांस किसी भी कमर्शियल बैंक पे कोई एडवर्सिटी का टाइम आता है तब वो पैसा एज ए रिजर्व वो यूज कर सकते हैं। ये एक परसेंटेज होती है जो आरबीआई डिसाइड करता है। ये रेशियो कितनी होनी चाहिए? आरबीआई डिसाइड करता है। उस रेशियो के अकॉर्डिंग हर एक कमर्शियल बैंक को अपनी डिपॉजिट का एक प्रपोर्शन कहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ता है? आरबीआई के पास। इस मेथड को यूज करते हुए भी जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं और वो आरबीआई होते हैं वो क्या करते हैं? मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। देखिए पहला केस क्या होता है कि अगर सीआरआर ज्यादा है,
अगर कैश रिजर्व रेशियो की परसेंटेज ज्यादा है तो उससे क्या होगा कि कमर्शियल बैंक अपनी डिपॉजिट का ज्यादा प्रपोर्शन कहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, आरबीआई में। तो कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा बचेगा। अगर कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा है तो वो आगे कम पैसा एज ए लोन पब्लिक को प्रोवाइड करेंगे। सो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज होगी। सो अगर कैश रिजर्व रेशियो ज्यादा है तो मनी सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज। उसके वाइस वर्सा हम बात करते हैं, अगर कैश रिजर्व रेशियो कम है तो क्या होगा कि कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, अपनी डिपॉजिट का कम प्रोपोर्शन आरबीआई में डिपॉजिट करेंगे और कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा बचेगा और ज्यादा पैसे से वो क्या करेंगे, ज्यादा पैसे का लोन पब्लिक को प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा, मनी सप्लाई मार्केट में क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो दैट इज द सेकंड पॉइंट, कैश रिजर्व रेशियो। आगे हम बात करते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए सीआरआर में हमने पढ़ा था कि कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, अपनी डिपॉजिट का एक प्रपोर्शन कहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, आरबीआई के पास। लेकिन एसएलआर में ऐसा नहीं है। एसएलआर में क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो अपनी डिपॉजिट का एक प्रपोर्शन अपने पास डिपॉजिट रखते हैं, अपने पास रिजर्व क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑफ द आरबीआई। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर किसी कमर्शियल बैंक के पास 1 करोड़ रुपए फंड है तो वो क्या करेगा कि उसमें से कुछ फंड एज ए रिजर्व आरबीआई में डिपॉजिट करेगा और कुछ प्रपोर्शन उस फंड का क्या करेगा, अपने पास उसको रिजर्व क्रिएट करके रखेगा कि बाय चांस अगर किसी पब्लिक को अपने पैसे वापस उनको विड्रॉ करने पड़ते हैं तो कमर्शियल बैंक के पास भी अपनी रिजर्व होनी चाहिए। सो एसएलआर को यूज करते हुए भी आरबीआई क्या करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। देखिए एसएलआर रेशियो कितनी होनी चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है, आरबीआई। ओके, अगर आरबीआई ने कहा है कि एसएलआर को हम ज्यादा रेट पे करेंगे, ज्यादा होगी अगर एसएलआर तो उससे क्या होगा कि मनी सप्लाई डिक्रीज होगी। देखिए अगर आरबीआई ने कहा कि कमर्शियल बैंक को गाइडलाइंस दी है कि आप अपनी डिपॉजिट का ज्यादा प्रपोर्शन अपने पास रिजर्व रखो, तो क्या होगा कि पब्लिक को लोन देने के लिए कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा बचेगा, तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज होगी। दूसरे केस में हम बात करते हैं कि अगर एसएलआर रेशियो कम हो रही है, पहले से कम हो रही है, तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। कैसे, देखिए अगर आरबीआई ने कहा हर एक कमर्शियल बैंक को गाइडलाइंस दी है कि आप अपनी एसएलआर का कम प्रपोर्शन है अपने पास रिजर्व रखो, बाकी सारा पैसा किसको प्रोवाइड करो, एज ए लोन पब्लिक को, तब क्या होगा, पब्लिक के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, पब्लिक को ज्यादा मनी मिलेगी एज ए लोन, तो पब्लिक के पास क्या होगी, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। सो ये है हमारा थर्ड पॉइंट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये सेम ही है जैसे हमने सीआरआर किया है, उसके जो पॉइंट्स है वो सेम ही है, कैसे मनी सप्लाई कंट्रोल होगी। देखिए अगर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो ज्यादा होगी तो मनी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। अगर ये दोनों रेशियो कम हो रही है तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई ज्यादा होगी। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देखिए ये एक ओपन मार्केट है, जहां पे क्या करती है आरबीआई, ओपनली क्या करती है, पब्लिक को अपनी सिक्योरिटी सेल करती है और पब्लिक से सिक्योरिटी बाय करती है। सो उसमें क्या होगा कि अगर देखिए आरबीआई को चाहिए कि मनी सप्लाई को ज्यादा करना है तो आरबीआई क्या करेगी, सभी सिक्योरिटीज को बाय करेगी। देखिए अगर आरबीआई ने क्या किया कि पब्लिक से सिक्योरिटी बाय की और पब्लिक को क्या दिया उसके बदले, विद इंटरेस्ट उनको पैसा जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी वो वापस कर दी। अगर पब्लिक के पास पहले से ही ज्यादा पैसा है, आरबीआई चाहती है कि मनी सप्लाई कम करनी है, तो पब्लिक का पैसा कैसे हम बैंक्स में लेके आए, तो उससे क्या करती है, ओपन मार्केट में वो क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज को सेल करती है। देखिए अगर पब्लिक को से ऑफर मिलेगी, सिक्योरिटी की, इन्वेस्टमेंट की ऑफर मिलेगी, तो पब्लिक अपना पैसा कहाँ पे डिपॉजिट करेगी, उन इन्वेस्टमेंट्स में करेगी। तो पब्लिक के पास क्या होगा कि मनी कम हो जाएगी, सारा पैसा बैंक के पास आ जाएगा और कम मनी से पब्लिक क्या करेगी, कम डिमांड करेगी। सो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ये भी एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसकी हेल्प से भी क्या करती है आरबीआई,
मनी सप्लाई को कम करती है और मनी सप्लाई को ज्यादा करती है। देखिए अगर सिक्योरिटी वो बाय कर रहे हैं, अगर सिक्योरिटी बाय कर रहे हैं तो मनी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज। अगर वो सिक्योरिटी को सेल कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज होगी। होप आपको ये चारों पॉइंट अच्छी तरह से समझ लगे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटेटिव मेथड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इन मेथड्स को हम बोलते हैं स्पेसिफिक मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। इनमें देखिए फर्स्ट पॉइंट आता है चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन क्या होता है, देखिए हर एक कमर्शियल बैंक हर एक पर्सन को सिक्योरिटी पे लोन देता है। जैसे किसी पर्सन ने सिक्योरिटी दी 10 लाख की, तो बैंक ने उसको कितने का लोन प्रोवाइड किया, 8 लाख। सो 8 लाख और 10 लाख इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 लाख। और 2 लाख को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन। सो उस मार्जिन को चेंज करके गवर्नमेंट क्या करती है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करती है और मनी सप्लाई को डिक्रीज करती है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं क्रेडिट रेशियोइंग। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक को गाइडलाइंस देते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि इस लिमिट से ज्यादा आपको लोन नहीं प्रोवाइड करना किसी भी कस्टमर को। एक लिमिट सेट कर देते हैं हर एक बैंक की। अगर बैंक अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं तो उससे बाद वो अपनी लैंडिंग का जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। थर्ड हम बात करते हैं कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट में देखिए कंज्यूमर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, उनको क्रेडिट दिया जाता है। सो उस पे भी उसको भी रेगुलेट करके मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। अगर कंज्यूमर क्रेडिट को ज्यादा कर दिया जाए तो ज्यादा मनी सप्लाई होगी, अगर कंज्यूमर क्रेडिट को कम कर दिया जाए तो मनी सप्लाई भी कम होगी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है डायरेक्ट एक्शन। देखिए सभी कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई की गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ती है, लेकिन अगर कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता, उन इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट नहीं करता, तो आरबीआई उस बैंक पे क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्शन लेते हैं। अगर ऐसा रीजन बनता है, ऐसा केस बनता है, तो कई बार क्या करते हैं आरबीआई उस कमर्शियल बैंक का लाइसेंस क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। सो ऐसा डायरेक्ट एक्शन कौन करता है, आरबीआई। Next point is moral suasion. According to this method, the central bank try to achieve the objectives of monetary policy by motivating commercial banks to do so. So देखिए आरबीआई कैसे कमर्शियल बैंक को मोटिवेट करते हैं, पहले वो इकोनॉमी की सारी पिक्चर उनके सामने रखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, क्या क्या आपको स्टेप्स लेने हैं जिससे आप इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, पब्लिक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो ऐसा करके क्या करते हैं, जो आरबीआई होता है वो क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हैं। लास्ट हम बात करते हैं पब्लिसिटी। देखिए ये लास्ट एंड नॉट लीस्ट, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए ये सिचुएशन तभी आती है जब इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तब आरबीआई क्या करता है, अपील करता है कमर्शियल बैंक से और पब्लिक से कि प्लीज आप कोऑपरेट करें और जो भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में आरबीआई की हेल्प करें, कोऑपरेट करें। देखिए अगर कमर्शियल बैंक भी कोऑपरेट करेगा, उन गाइडलाइंस को फॉलो करेगा, तभी हम मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है। लेकिन पब्लिक से भी सपोर्ट की डिमांड की जाती है, पब्लिक से भी कहा जाता है कि आप कोऑपरेट कीजिए। जो सो दैट इज द मेन पॉइंट्स। सो क्वालिटेटिव मेथड हमने कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी एंड डेफिशिएंट डिमांड। कैसे हम मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं अपने डिफ्लेशनरी गैप को। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने पहले डिस्कस किए थे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको अल्टर करके हम क्या कर सकते हैं, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट इज बैंक रेट शुड बी रिड्यूस टू एनकरेज बोरोइंग बाय सेंट्रल बैंक। देखिए बैंक रेट अगर रिड्यूस किया जाएगा तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, ज्यादा लोन लेंगे आरबीआई से और ज्यादा लोन आगे वो पब्लिक को प्रोवाइड करेंगे। सो डेफिशिएंट डिमांड की जो प्रॉब्लम है ऐसे सॉल्व हो जाएगी, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड पॉइंट इज सीआरआर शुड बी रिड्यूस्ड। देखिए सीआरआर रिड्यूस किया जाएगा, सीआरआर रिड्यूस होने से बैंक कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसे बचेंगे और वो ज्यादा सप्लाई करेंगे मनी की। थर्ड पॉइंट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी रिड्यूस्ड।
रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक क्या करता है, पब्लिक को लोन देता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो पब्लिक ज्यादा लोन लेगी और मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या होगी, ज्यादा होगी। तो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन वो थोड़ा इंप्रूव होगी। नेक्स्ट एसएलआर शुड बी रिड्यूस, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो को भी रिड्यूस किया जाएगा अकॉर्डिंग टू आरबीआई, और मनी सप्लाई ज्यादा करके हम क्या कर सकते हैं, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट शुड बी रिड्यूस्ड, जो मार्जिन है सिक्योरिटी में और लोन अमाउंट में जो डिफरेंस है उसको भी हम क्या करेंगे, कम करेंगे और ज्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे पब्लिक को। मनी सप्लाई ज्यादा होगी तभी डिफ्लेशनरी गैप कवर होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज लिबरल इन लैंडिंग अकॉर्डिंग टू आरबीआई। देखिए जो प्रोसीजर है कैसे पब्लिक को लोन दिया जाता है, उस प्रोसीजर के में जो भी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं वो सारी रिस्ट्रिक्शन हटा दी जाती है। तभी क्या होगा कि पब्लिक मोटिवेट होगी, विदाउट ज्यादा फॉर्मेलिटी वो क्या करेंगे, लोन अप्लाई करेंगे, अपना लोन पास करेंगे, पैसे रिसीव करेंगे, मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो डिफ्लेशनरी गैप कवर होगा। लास्ट पॉइंट इज बाइंग सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट बाय आरबीआई। देखिए अगर मनी सप्लाई कम है, मनी की सप्लाई कम है, तभी तो डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड कम है, तो आरबीआई तभी क्या करेगा कि पब्लिक से वो क्या करेंगे, सिक्योरिटी बाय करेंगे और विद इंटरेस्ट उनको पैसे उनके वापस करेंगे जो पब्लिक ने इन्वेस्ट किए थे सिक्योरिटीज में। इससे क्या होगा, पब्लिक की जेब में पैसा आएगा। पब्लिक की जेब में पैसा आने से क्या होगा कि पब्लिक ज्यादा डिमांड करेगी और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन क्या होगी, इंप्रूव होगी। सो ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इन सभी पॉइंट्स का मेन पर्पस क्या है कि अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है इकोनॉमी में, तब क्या करना पड़ेगा कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तभी डिफ्लेशनरी गैप कवर होगा, डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी। नेक्स्ट हम साथ ही बात करते हैं चीप मनी पॉलिसी के बारे में। अगर मार्केट में और इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तभी बैंक्स क्या करते हैं, कौन सी पॉलिसी ओपन करते हैं, चीप मनी पॉलिसी। चीप मनी पॉलिसी डिनोट ए सिचुएशन इन विच लोन्स आर अवेलेबल एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इससे क्या होगा कि पब्लिक इनकरेज होगी और पब्लिक ज्यादा लोन लेगी और ज्यादा स्पेंड करेगी। इससे क्या होगा, डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होगी, ज्यादा होगी और हम डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो चीप मनी पॉलिसी भी इसके साथ ही आता है कि अगर इकोनॉमी में सिचुएशन है डेफिशिएंट डिमांड की, तो बैंक्स क्या करते हैं, चीप मनी पॉलिसी को इश्यू करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सेस डिमांड। देखिए अगर इकोनॉमी में सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की, तो डिमांड को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। डिमांड कैसे रिड्यूस होगी, अगर हम मनी सप्लाई को कम करें। तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए क्या हम यूज करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से मेथड हैं जिनको हम यूज करके मनी सप्लाई को कम कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट, बैंक रेट शुड बी इंक्रीज। अगर बैंक रेट इंक्रीज होगा तो कमर्शियल बैंक को कम लोन मिलेगा, वो कम लोन लेंगे आरबीआई से। अगर उनके पास कम पैसा है तो वो कम लोन प्रोवाइड करेंगे पब्लिक को, तो मनी सप्लाई कम हुई और ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप को कवर करने के लिए कोऑपरेट कर सकते हैं। सेकंड, सेल सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट। देखिए पब्लिक के पास पैसा ज्यादा है तभी तो वो उनकी डिमांड ज्यादा है। अगर हम उनको ऑफर करते हैं, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनको हम सिक्योरिटी सेल करते हैं, तो क्या होगा, उन पब्लिक के पास सिक्योरिटी आ जाएगी और उनका पैसा क्या आएगा, बैंक के पास आ जाएगा। सो ओपन मार्केट ऑपरेशन में अगर सिक्योरिटी को सेल किया जाएगा तो मनी सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट इज कंज्यूमर क्रेडिट शुड बी रिड्यूस। जो कंज्यूमर क्रेडिट कमर्शियल बैंक देते हैं उनको भी रिड्यूस किया जाएगा, कस्टमर्स को ज्यादा क्रेडिट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, मार्जिन रिक्वायरमेंट शुड बी रेज्ड। जो सिक्योरिटी और लोन के बीच मार्जिन है उसको रेज किया जाएगा, तभी क्या होगा, कम लोन प्रोवाइड किया जाएगा पब्लिक को, मनी सप्लाई कम होगी और हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट इज सीआरआर एंड एसएलआर शुड बी इंक्रीज्ड। देखिए अगर इन दोनों रेशियो को इंक्रीज किया जाएगा
तो कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा बचेगा लोन देने के लिए, तो लोन कम होगा, पब्लिक के पास मनी सप्लाई कम होगी, तभी हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को कम कर सकते हैं, डिमांड को कम कर सकते हैं। 6 पॉइंट इज क्रेडिट रेशनिंग शुड बी इंट्रोड्यूस। देखिए जो रिस्ट्रिक्शंस आरबीआई लगाती है उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आरबीआई गाइडलाइंस करेगी, गाइडलाइन देगी हर एक कमर्शियल बैंक को, उनको एक लिमिट देगी कि इस लिमिट से ज्यादा आप लोग क्या कर सकते हैं, लोन नहीं दे सकते हैं पब्लिक को। सो क्रेडिट रेशनिंग का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इस स्टेप में क्या होगा कि हर एक कमर्शियल बैंक को एक लिमिट दी जाएगी, उस लिमिट से ज्यादा कोई भी बैंक लोन नहीं दे पाएगा और मनी सप्लाई कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्टिव लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होगा कि रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा लगा दी जाएंगी, फॉर्मेलिटी ज्यादा कर दी जाएंगी और कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, सिर्फ सिलेक्टिव कस्टमर्स को ही लोन दे पाएंगे। इससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम होगी और हम इन्फ्लेशनरी गैप को अच्छे से कवर कर पाएंगे। ओके, सो ये हमारे पॉइंट थे जिनसे हम क्या कर सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से हम एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप को कवर कर सकते हैं। इनमें देखिए एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जाती है जिसको हम बोलते हैं डियर मनी पॉलिसी। डियर मनी पॉलिसी में क्या होता है, एक सिचुएशन है इन विच लोन्स आर प्रोवाइड एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनमें क्या होता है कि पब्लिक को डिस्करेज किया जाता है कि वो लोन ना लें। क्यों? क्योंकि उनमें ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है बैंक की ओर से। अगर ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो पब्लिक कम लोन लेगी और कम लोन देने से उनकी स्पेंड भी वो कम करेगी। सो इससे क्या होगा कि एक्सेस डिमांड की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सो ये था मॉनेटरी पॉलिसी का कंसेप्ट। होप आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे मॉनेटरी पॉलिसी के जो भी हमने आज इस वीडियो में मेथड किए हैं, क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड, और कैसे मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से हम डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। होप आपको डियर मनी पॉलिसी और चीप मनी पॉलिसी के बारे में भी पता लग चुका होगा, इनका डिफरेंस भी आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।